चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर आई थिंक 4 है ना। और लास्ट क्लास में मैंने कूलम्ब्स लॉ पढ़ाया था और कूलम्ब्स लॉ पर बेस्ड हम लोग ने केस पढ़ा था इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल। ठीक है बेटा, हो गया। ठीक है, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल। इक्विलिब्रियम का मतलब मैंने सिखाया था, अगर कहीं पर भी इक्विलिब्रियम लिखा दिखे पूरे फिजिक्स में तो कुछ नहीं करना है। इसका मतलब है कि नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। ये मैंने आपको सिखाया था। इसका मतलब है इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल का मतलब ये है कि नेट फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल क्या होगा, जीरो होगा। इतना कॉमन क्लियर हो गया था, कॉमन सेंस आपको मैंने सिखा दिया था। 3 पॉइंट चार्जेस का केस पढ़ रहे थे। हमारा दो चार्ज कौन से थे, यहाँ पर देखिए Q1 और Q2 सेम पोलैरिटी के थे, और एक यहाँ पर थर्ड चार्ज पार्टिकल हमें इन दोनों के बीच में प्लेस करना था। इस तरीके से प्लेस करना था कि जो उसके ऊपर नेट फोर्स होगा वो कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। मैंने आपको सिखाया था कि ये कब पॉसिबल है, दो अगर आपके सेम पोलैरिटी के हैं तो बीच में जो चार्ज आएगा वो क्या होगा, अपोजिट पोलैरिटी का होगा। तो आप स्टेबल इक्विलिब्रियम अचीव कर सकते हैं। तो मतलब अगर Q1 कैपिटल Q1 पॉजिटिव है, कैपिटल Q2 पॉजिटिव है, तो स्मॉल q क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा भी है, देखिए थर्ड चार्ज शुड बी अनलाइक इन नेचर। ठीक है, समझ में ये आ गया था। नेट फोर्स देखिए, अगर हम यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन ध्यान से देखें, मैं कलर चेंज करता हूँ क्योंकि ये पुरानी क्लास का है कंटेंट, तो उसमें ऑलरेडी इंक है, इंक रिमूव कर सकते हैं, लेकिन फिर ये डेटा हट जाएगा पूरा। ठीक है, तो यहाँ पर जो नेट फोर्स था, देखो ध्यान से, इसको किससे इक्वेट किया, जीरो से, है ना। तो ये F स्मॉल q क्यों लिखा था मैंने बताया भी था, ये लिखने का तरीका होता है। F स्मॉल q का मतलब क्या है, फोर्स ऑन जो आपका स्मॉल q चार्ज है उसके लिए। फिर उसके लिए बेसिक कूलम्ब्स लॉ लगाया था। हमने ये माना था कि जो स्मॉल q है वो कैपिटल Q1 से कितने डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर हम कूलम्ब्स लॉ लगाएंगे, मैग्नीट्यूड से देखेंगे तो क्या आएगा, k Q1 मतलब फर्स्ट चार्ज, फिर इनटू स्मॉल q सेकंड चार्ज, अपॉन उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो k Q1 q अपॉन x स्क्वायर, बहुत सिंपल था। फिर यहाँ पे माइनस क्यों किया, अगर हम ध्यान से देखें, ये माइनस करने का मतलब क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं। फोर्स दोनों जो लगा रहे हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में है। क्या सिखाया था, पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, है ना। इसी तरीके से ये वाला चार्ज भी बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा। अगर हम देखें तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में प्लेस्ड हैं, तो उनका अगर पोजीशन वेक्टर के हिसाब से भी चले, मतलब हम पर इतने वे हैं इसको वेरीफाई करने के कि हम इसको देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं सर, अगर आप कह रहे हैं कि नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, उसका एक ही सोल्यूशन होगा जब दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो और इक्वल मैग्नीट्यूड में हो। तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और वो जीरो हो जाएगा। इज इट क्लियर, बहुत सिंपल था। तो यहाँ पर सेम कंडीशन थी, इसीलिए हमने पहले से माइनस साइन यहाँ पर लगा दिया। तो मैंने आपको जो सबसे सिंपलेस्ट कंसेप्ट हो सकता है वो दिया, ताकि आपकी क्लैरिटी बनी रहे। ठीक है, मैं बहुत वेक्टर में नहीं जाऊंगा, वेक्टर में जाने से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। फिर मैंने ये देखा कि अगर कैपिटल Q1 और कैपिटल Q2 के बीच की डिस्टेंस स्मॉल r है, अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस स्मॉल r है और स्मॉल q की डिस्टेंस हमने x मान लिया, तो बची हुई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इट इज वेरी सिंपल। आप आसानी से कह सकते हैं सर r माइनस x होगा। ठीक है, अगेन कूलम्ब्स लॉ लगाएंगे तो k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर होता है ना। तो k आपका Q1 क्या हो गया, Q2 पकड़ लिया, और सेकेंड चार्ज को हमने स्मॉल q मान लिया, और अपॉन r माइनस x का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर। तो ये हो गया तुम्हारा, देखो यहाँ पर, और इक्वल टू किससे कर दिया, जीरो से इक्वेट कर दिया। सो सिंपल। उसके बाद यहाँ पर देखो ध्यान से, नेक्स्ट हमने क्या किया, फोर्स ऑन कैपिटल Q1, मतलब अगर मैं कैपिटल Q1 की बात करूं उस पे कितना फोर्स लग रहा है, तो अगेन सिंपल सेम चीज बनेगी, बस यहाँ पर क्या जाएगा, अब हम लोग पहला चार्ज क्या है, अगर Q2 है तो Q2 अगर Q1 पे फोर्स लगाएगा तो Q2 और Q1 के बीच का गैप कितना है, R। तो क्या आ जाएगा भाई, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, माइनस अगर हम देखें स्मॉल q दूसरा चार्ज हो जाएगा, स्मॉल q और कैपिटल Q1 के बीच की दूरी कितनी है, x है, तो K Q1 स्मॉल q अपॉन x स्क्वायर। सिंपल है ये। अगेन अगर इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स किसके ऊपर, Q1 के ऊपर भी क्या होगा, जीरो होगा।
ठीक है, चलिए ये दो इक्वेशन बन गए। इस यही दो इक्वेशन यूज करके हम सॉल्व करने वाले हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 से हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट दिस x, ठीक है, एंड इक्वेशन नंबर 2 से हमें क्या मिलेगा, बस यही मैंने होमवर्क दिया था, बहुत सिंपल होमवर्क था। तो जरा हम करके देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 से, तो क्या है आपका इक्वेशन बताइए, कि q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, माफ करना ये मैंने सेकंड इक्वेशन लिख दिया, ओके इसको चेंज करना पड़ेगा, q1 q अपॉन x स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पर फिगर बना लेता हूँ जिससे कि मुझे कंफ्यूजन नहीं होगा। ये तुम्हारा q1 हो गया, ये तुम्हारा q2 हो गया, तुम्हारा q हो गया, ये डिस्टेंस x हो गई और ये डिस्टेंस r हो गई। अब ये आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो पहला इक्वेशन है नेट फोर्स ऑन स्मॉल q, तो ये हो गया F स्मॉल q, ठीक है, माइनस k q2 q अपॉन r माइनस x का होल, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये इक्वल टू नहीं, ये एरो बन दिया। अब क्या करेंगे, वी कैन रीअरेंज दिस, ठीक है, क्या आ जाएगा, k q1 स्मॉल q अपॉन x स्क्वायर माइनस इक्वल टू k q2 q अपॉन r माइनस x का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर, ये क्लियर हो गया, ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन वेरीफाई कर लिया। जो कॉमन है बेटा वो कट जाएगा, k कट जाएगा, स्मॉल q कट जाएगा। इज इट क्लियर, रीअरेंज कर लें, हो जाएगा q1 अपॉन q2 इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन r माइनस x का। यहां तक कोई दिक्कत बेटा, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए चैट पे मुझसे। अगर आपको कोई भी स्टेप समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछेंगे, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, एक बार देख लो आप पूरा, अगर कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछिए, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहां से स्क्वायर हटा देता हूं तो क्या होगा, देखिए बहुत सिंपल है। अगर मैं स्क्वायर यहां से नहीं नीचे लिख देता हूं, ठीक है, ठीक है, नीचे लिख देता हूं। अगर मैं स्क्वायर हटा दूंगा तो इधर क्या लिख जाएगा, स्क्वायर रूट, क्या जाएगा, x अपॉन r माइनस x अपॉन r माइनस x। समझ में आ रहा है ना, ये सिंपल, ठीक है। आप इसको चाहें तो आप इन्वर्ट भी कर सकते हैं, इन्वर्ट भी कर सकते हैं। मैं इन्वर्ट क्यों करना चाह रहा था, मैं इसको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में लाने जा रहा हूं r माइनस x को स्प्लिट करने के लिए। तो मैं इसको अगर इन्वर्ट कर लूं पूरी इक्वेशन को, मैं लिख सकता हूं r माइनस x अपॉन x, मैं इसी में स्प्लिट करना चाह रहा हूं इसलिए ऐसा किया मैंने, ठीक है, इज इक्वल टू अंडर रूट q2 अपॉन अंडर रूट q1। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं बेटा, ध्यान देना, ये सिर्फ इसको इजी करने के लिए, ठीक है, और इसमें तो कोई गलती है नहीं, आई थिंक ये बेसिक है, इसको इन्वर्ट किया जा सकता है। दोनों साइड हमने इसको क्या कर दिया, इन्वर्ट कर दिया। तो इसका एलसीएम स्प्लिट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये देखो ध्यान से, r अपॉन x माइनस x अपॉन x इज इक्वल टू अंडर रूट q2 अपॉन अंडर रूट q1। ये कट जाएगा, कट जाएगा ना, क्या बचेगा, r अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट q2 अपॉन अंडर रूट q1। देखते ना ध्यान से, बहुत आसान है। अब इस माइनस 1 को मैं उठा के इधर भेज दूंगा, तो इट विल बिकम r अपॉन x इज इक्वल टू अंडर रूट q2 अपॉन अंडर रूट q1 प्लस 1। सिंपल है, ठीक है बेटा। अगर कोई डाउट नहीं है तो एक बार इसमें थम्स अप कर दो चैट में, ठीक है, क्योंकि मैं नेक्स्ट करने वाला हूं। चलो कलर चेंज कर रहा हूं ताकि क्लैरिटी रहे। r अपॉन x इज इक्वल टू, एलसीएम लेना आता है ना, यहां नीचे क्या था, देखो रूट k1 था, ठीक है, रूट q1 था, माफ करना, रूट q1 था, तो रूट q1 क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एलसीएम आएगा रूट q1, ठीक है, और यहां क्या जाएगा, रूट q2 प्लस रूट q1, ठीक है, ओके बॉस, ठीक है। यहां तक क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है। अब वेरीफाई करो, हम लोग कहां पहुंच गए, पूरा वेरीफाई करो, यहां तक ठीक है।
अब आर को क्या लिख सकते हैं, आर को रिप्लेस तो करना पड़ेगा ना, बिना आर को रिप्लेस किए तो काम बनेगा नहीं। तो कैसे करेंगे बताइए, अपना दिमाग लगाइए, अपना दिमाग लगाइए इसमें, बताइए आर को कैसे करेंगे। अभी तो बहुत एक आखिरी स्टेप है, बस आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है। क्या करते हैं बताइए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सर, कुछ मत करो। क्या हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू अंडर रूट q1 इंटू r अपॉन अंडर रूट q2 प्लस, सिंपल है, सिंपल है, ठीक है, ठीक है, ये ठीक है, ये डेरिवेशन हो गया, समझ में आ गया, वहां आर मिसिंग था मैंने कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट वाला करके दिखाओ। नेक्स्ट वाले के लिए क्या करना है, सेम प्रोसेस पकड़ना है। अब आपको इक्वेशन नंबर 2 लेके चलना है। ट्राई करिए, अभी ट्राई करिए, नहीं सीख नहीं पाएंगे, खुद से करिए, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा एक डेरिवेशन खत्म। बेटा नोट्स बनाते रहिएगा प्लीज, ठीक है। इफ यू वांट टू लर्न प्रॉपर्ली तो आपको नोट्स बनानी है, नोट्स नहीं बनाओगे तो कभी नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला करो, ट्राई करो, 2-3 स्टेप करो, नहीं आएगा तो मैं कर दूंगा पूरा, ठीक है। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो मैं कर दूंगा, जल्दी जल्दी नहीं सीखना है। क्लास में ही देखो, मेरा टीचिंग स्टाइल यही है कि क्लास में ही पढ़ाऊंगा, क्लास में याद करना है, घर का चक्कर नहीं रखना है ना। आप घर पे पढ़िए ना पढ़े, उससे आउटपुट खराब नहीं होना चाहिए, ठीक। ये देखो बहुत सिंपल था, इसमें कुछ भी ऐसा मैंने नहीं किया कॉम्प्लिकेटेड जो आप नहीं कर सकते थे, सिर्फ आपने थोड़ा ध्यान नहीं दिया होगा इसलिए नहीं कर पाओगे, ठीक है। कोई स्टेप नहीं आ रहा है तो बता देना, मैं नेक्स्ट कर रहा हूं। अगर आप नोट ना कर पाओ तो चैट सेक्शन में कमेंट कर देना, नेक्स्ट मैं लिख रहा हूं यहाँ पर। नेक्स्ट आपका इक्वेशन FQ1 वाले से क्या हो जाएगा भाई, FQ1 KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर माइनस K Q1 Q अपॉन X स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू K Q1 Q अपॉन एक्स स्क्वायर। जो चीजें कट सकती हैं उसको काट दीजिए, जो चीजें कट सकती हैं उसको आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ काट देना है। आप कर लोगे, अब सिर्फ रीअरेंजमेंट रह गया है। अब क्या करना है, सिर्फ रीअरेंजमेंट करना है। क्या हो जाएगा बताओ, क्या करूं, रीअरेंजमेंट कैसे कर दूं। हमें क्या निकालना था, हमें क्यू निकालना था ना, तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, ये एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा तो ये जाएगा Q2 एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। एक्स की वैल्यू तो याद ही होगी, एक्स की वैल्यू कितनी निकाली अभी आपने, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट Q1 इंटू आर अपॉन अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2। बस वैल्यू पुट कर दो, Q2 इंटू क्या हो जाएगा बताओ, अंडर रूट Q1 आर अपॉन अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2। इस पे भी एक ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर लिखाऊंगा, ठीक है। ब्रैकेट ओपन चेंज करने वाला हूं, ठीक है। देखते ना क्या आएगा, Q2 इनटू रूट Q1 का स्क्वायर Q1 R का स्क्वायर R स्क्वायर, डिनोमिनेटर में एक R स्क्वायर ऑलरेडी है, ये तो वैसे ही कट गया। डिनोमिनेटर मल्टीप्लिकेशन में था तो क्या जाएगा, अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2 का होल स्क्वायर, सिंपल। देखो आंसर क्या आ गया, Q1 Q2 अपॉन अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2 का होल स्क्वायर। ये तुम्हारा क्या आ गया बेटा, दिस इज इक्वल टू स्मॉल q। जरा वेरीफाई करते हैं सेम था कि डेरिवेशन की नहीं, कितना टाइम वेस्ट करोगे, देखो कितना आसान है, मिलाओ, ठीक है, ठीक है। अब सर जी ये माइनस साइन कैसे आएगा, माइनस से क्या करोगे बताओ, माइनस से क्या करोगे, क्या यहां माइनस साइन आना चाहिए था, क्या यहां माइनस साइन आना चाहिए था कि नहीं, मुझे बस ये बताओ, माइनस साइन कैसे ऐड करोगे, क्योंकि मैंने एक चीज यहां पर मिस करी है। और मेरे टीचिंग स्टाइल में एक चीज याद रखिएगा, आपकी सीरियसनेस पता करने के लिए मैं हमेशा कुछ ना कुछ एरर छोड़ूंगा। इसका आंसर तो यहाँ छुपा हुआ था, Q1 Q और Q2, ठीक है भाई। अब यहां सोचो, हम फोर्स ऑन Q1 की बात कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर ध्यान दे रहे होते
तो इतनी सी बात याद रखते, मैंने क्या बोला था कि सर होता क्या है कि जब भी हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो जो दो होते हैं फार चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं, सेम पोलैरिटी के होते हैं, लेकिन जो आपका थर्ड चार्ज होता है जो कि स्मॉल क्यू है उसकी पोलैरिटी क्या होगी, हमेशा निगेटिव। हम क्या मान के चलते हैं, नेट फोर्स जीरो करना है हमको, ठीक है, तो नेट फोर्स हम जीरो करने के लिए हम इक्वेशन में नेगेटिव साइन लगाते हैं, लेकिन क्या मैंने इस इक्वेशन में कहीं पर भी स्मॉल क्यू की पोलैरिटी के बारे में कुछ कहा नहीं, लेकिन मैंने यहां कहां मेंशन किया, ठीक है, तो इसका मतलब है कि मैंने यहां पर एक माइनस साइन को अवॉइड किया हुआ है, ठीक है। ये नेगेटिव साइन क्या शो करता है कि थर्ड चार्ज विल बी ऑफ अनलाइक नेचर ओनली। अगर नहीं ऐसा है, अगर ये पॉजिटिव है भैया, ये पॉजिटिव रख लो जरा, अब जरा नेट फोर्स निकालो Q1 के ऊपर, ये पॉजिटिव है तो क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, ये भी पॉजिटिव है, ये भी क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्या कभी इक्विलिब्रियम आएगा, नहीं आएगा। एक ही कंडीशन है कि आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, वो क्या है बताओ, यहां पर निगेटिव। अब देखो जरा, ये Q1 को खींच रहा है, वो Q2 को ढकेल रहा है, अब जो नेट फोर्स है वो जीरो हो सकता है। तो एक्चुअल में क्या होगा, जब हम F नेट निकालेंगे तो उसमें आपका ये चीज ध्यान रखेंगे, क्यों क्या आएगा, हमेशा निगेटिव आएगा। अगर हम कैपिटल Q2 को क्या लेके चल रहे हैं, पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। इज इट क्लियर, समझ में आया? ये होता है सिली मिस्टेक, ठीक है। अगर आप जरा सा ध्यान नहीं दोगे मेरी क्लास में तो गए हो, है ना, तो उसके लिए ध्यान देते रहोगे। इसीलिए मैंने नोट्स में मेंशन किया, क्लास स्टार्ट हुई तब भी मैंने बताया, लेकिन इट्स योर रिस्पांसिबिलिटी टू मेक श्योर कि आपको ये चीज याद रहे, ठीक है। बाकी सब सही है, ठीक है, पूरा डेरिवेशन सही है, कहीं में भी कोई गलती नहीं है। इक्वेशन में स्टार्टिंग से ही माइनस साइन लेके चलोगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली चीजें सही हो जाएंगी। समझ में आया? ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। चलिए इसके फटाफट फॉर्मूले आप लिख लीजिए। ये क्या है, इक्विलिब्रियम में, ये भी आज फिर से एक होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है। एक मिनट, एक बच्चे को शायद इंटरनेट का इशू हो रहा है। रिकॉर्डिंग ऑन है ना, ठीक है। एक मिनट बेटा, थोड़ा सा इंटरप्शन है, एक बच्चे को इशू हो रहा है क्लास ज्वाइन करने में, उसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं बस, ठीक है। उसी क्लास छूट जाएगी नहीं तो उसके बाद मैं, ठीक है। आप इसको कर सकते हैं, बहुत आसान है। मैं आपको फिर से एक होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आप करके आइएगा, ठीक है। ये क्या है भाई, एक मिनट रिकॉर्डिंग चेक करूँ, ठीक है। ये क्या है बॉस, व्हाट इज दिस? ये तो सर एक ट्रायंगल है ना, क्या टाइम पास कर रहे हो सर, इजी इजी क्वेश्चन पूछ रहा है ना, अभी सारा इजीनेस निकालता हूँ मैं इसका, ठीक है। सर ये भी साइड, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है बॉस, वेरी गुड। हमें इक्विलेटरल एंगल पता है तो हमें तो ये भी पता होगा ये एंगल्स कितने हैं, 60 डिग्री होते हैं सर, ठीक है। सेंटर भी पता होगा, सेंट्रॉइड तो बचपन में पढ़ा ही होगा, सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं। अब हर वर्टेक्स की इससे दूरी कितनी है, बस यही निकालना है, ठीक है। आपसे हम पूछ रहे हैं कि नेट चार्ज कितना होगा, तो कैपिटल क्यू की वैल्यू कितनी हो सकती है, ये पूछा मैंने। सबसे पहला सवाल मेरा क्या था भाई कि कैपिटल क्यू की वैल्यू कितनी। मैं आपको आंसर भी बता देता हूं, ठीक है, मैं आपको आंसर भी बता रहा हूं, लेकिन आपको इसका डेरिवेशन करना है, ठीक है, इसका डेरिवेशन करना है, ठीक। केस नंबर बी, ये क्या है सर, ये तो ऐसा लग रहा है कि स्क्वायर है ना, क्योंकि सर जी ये सर क्या है, ये भी साइड ए है, ये भी साइड ए है, ये भी साइड ए है, और ये लास्ट वाली भी साइड ए है, तो ये तो सर स्क्वायर हो गया, ठीक है। कह रहे हैं कि अब अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो बल कैसे लग रहा होगा सर, यही तो लग रहा होगा, ये डिस्टेंस सही होगी, कूलम्ब्स लॉ करना है अप्लाई,
तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। तो ये इतना बेसिक सवाल है, एक्चुअल में ये सवाल में दम ही नहीं है। क्यों दम नहीं है? क्योंकि तुम्हें इनके बीच का एंगल निकालने नहीं आता है। कितना एंगल होगा? दिस विल बी 45, है ना? क्या तुम डिस्टेंस नहीं निकाल सकते हो? यस यू कैन डू इट, है ना? थोड़ी सी आपको 10th की मैथमेटिक्स पढ़ने की जरूरत है बस। आपको ये डिस्टेंस चाहिए कैसे? सर अगर निकालना है नेट फोर्स ऑन कैपिटल क्यू, तो इट विल बी ड्यू टू स्मॉल क्यू स्मॉल क्यू स्मॉल क्यू स्मॉल क्यू, लेकिन सर वो अलग अलग डायरेक्शन से होगा। तो नेट फोर्स इन चारों का जो सम होगा वो 0 होना चाहिए, है ना? तो जब आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट कैपिटल Q will be equal to minus Q root 2 plus 1 by 4 2 root, ठीक है? ये इसका आंसर है। न्यूमेरिकल के लिए आप इसको रट सकते हैं बेटा, लेकिन अगर एक बार थोड़ी सी मेहनत करके डेरिवेशन कर लोगे तो जिंदगी में कभी भी याद नहीं करना पड़ेगा, और कितने भी ढेर सारे क्वेश्चन आएंगे आप आसानी से उसको कर भी लेंगे। इसीलिए मैं डेरिवेशन करवा रहा हूं, और कोई रीजन नहीं है। क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि सर इसका डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है मैं बात मान लूंगा, लेकिन जैसे ही मैं आपको न्यूमेरिकल्स दिखाऊंगा तो आप कहेंगे सर डेरिवेशन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है? ये हो गया तुम्हारा। नेक्स्ट, ये आपका होमवर्क है बॉस, नेक्स्ट क्लास में मैं इसको डेरिवेशन करके आपको दिखा दूंगा। चलो ये तो सर पता नहीं कहां से आ गया है ना, पता नहीं क्या है ये, क्या लिखा हुआ है? कह रहे हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन सस्पेंडेड चार्ज पार्टिकल के लिए। कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन याद आ रहा है। 11th क्लास क्लास पढ़ी होती है ना, सबसे पहले ये सोचो कि 11th क्लास क्लास पढ़ी होती तो हम कर लेते, क्योंकि वहां पर तो हमने ये सब बहुत देखा है, पेंडुलम का स्ट्रक्चर हो गया, है ना? देखते हैं ना कितना आसान है, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, कुछ करना ही नहीं है, सब आता है तुम लोग को। हम सही बताए तो मेरी जरूरत ही नहीं है, तुम्हें सब आता है ना? बस थोड़ा इधर उधर है, इसको ठीक करने की जरूरत है। तो हम लोग ने 11th क्लास में ये पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई? कि जो रस्सी होती है उसमें तनाव होता है, मतलब जो स्ट्रिंग होती है उसमें टेंशन होता है। टेंशन हो गई है ना, उसको भी टेंशन हो रही है तुम्हारी तरह, है ना? एग्जाम वाले दिन याद आती है सारी टेंशन। तो टेंशन होगा, तो टेंशन क्या बताया गया था कि जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा टेंशन होगी। जैसे कि पेपर देना है तो पढ़ने की जरूरत थी, लेकिन पढ़ाई नहीं करी तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या हुआ? टेंशन हो गई फेल होने की, है ना? पास होना था लेकिन पास का अपोजिट फेल हो गया तो टेंशन हो गई। तो टेंशन कैसे होगी? अगर देखा जाए, अगर ये एक चार्ज पार्टिकल है या कुछ भी है, ठीक है, आपको मैंने सिखा दिया था, क्या बताया था कि मास जहां होगा वहीं चार्ज होगा, बिना मास के चार्ज नहीं होगा। तो मतलब इतना तो समझ में आ रहा है कि ये अगर कोई भी स्फेरिकल शेप का बॉल है, इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है? कैपिटल Q चार्ज है। तो इसका मतलब है इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर एक नीचे mg फोर्स लग रहा है, ठीक है भाई? इस mg को बैलेंस करने के लिए स्ट्रिंग में एक तो तनाव आ गया, पहली बात तो इनको संभालने के लिए ऑलरेडी इसके ऊपर क्या आ गया? तनाव, जो कि टेंशन है ना? अब वो टेंशन जो है, क्योंकि जो ये आपका स्फेरिकल शेप है, ये क्या कर रहा है? ये रूफ से कनेक्टेड है, तो रूफ पर ये कितना एंगल बना रहा है? अगर एक परपेंडिकुलर से हम कट कर दें तो हमें क्या बन जाएगा? एक एंगल थीटा बन जाएगा, है ना? एक एंगल थीटा बन रहा है। तो अगर हमें पता है, एक चीज पता है, कौन सा भैया? दो पैरेलल लाइन है, उसको अगर कोई भी तीसरी लाइन कट करती है, ट्रांसवर्सली कट करती है, तो एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनता है, वो दोनों इक्वल होता है। आई थिंक सेम प्रॉपर्टी यहाँ लग रही है, क्योंकि अगर हम देखें ध्यान से, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें तो ये वाली लाइन दोनों एक दूसरे क्या है? पैरेलल है। और जो ये रस्सी आपको दिख रही है जिससे कि ये चार्ज पार्टिकल आपका जो Q चार्ज है ये होल्ड किया जा रहा है, जिसकी लेंथ L है, उसमें क्या है? टेंशन है। वो क्या काम कर रहा है? वो ट्रांसवर्स रे की तरह काम कर रहा है। समझ में आ रहा है ना बेटा? आपको समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो वही जो मैंने बोला था, एक बार बीच में थम्स अप डाल दिया करो, ठीक है? चलिए अब ध्यान दीजिए, अब मैं इस फिगर को अपने हिसाब से बना रहा हूँ, ठीक है? ये तो फिगर उसका बनाया है, मैं अपना फिगर बनाऊंगा और उससे ही पढ़ूंगा, ठीक? तो मैं अपने फिगर को मिटा भी सकता हूं, ध्यान देना, तो साथ साथ में या तो बना लेना, ठीक है? दोनों पर चार्ज कितना है? कैपिटल। अगर हम यहां से एक परपेंडिकुलर नीचे खींच दें तो जो एंगल बन रहा है वो कितना? इधर भी थीटा है और इधर भी थीटा है,
जितना मास इसका होगा उतना ही मास इसका होगा, ठीक है। मास वास भूल जाते हैं, थोड़ा ध्यान देते हैं, ठीक है। ध्यान क्या देंगे, अगर इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, x है, अगर इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, x है, तो इनके बीच में एक फोर्स और रिपल्शन होगा, क्योंकि दोनों का नेचर क्या है, सेम है। क्लियर है ना, दोनों का नेचर क्या है, सेम है। तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो एक कूलम्बियन फोर्स तो बाहर की तरफ लगेगा ही लगेगा, ठीक है। देखते हैं ध्यान से कैसे हो जाएगा। अब नीचे की तरफ क्या होगा, नीचे की तरफ आपका एक लगेगा mg, इधर भी क्या लगेगा, ठीक। अब एक तनाव इसमें होगा टेंशन में, स्ट्रिंग में, मैं कलर यूज कर रहा हूं येलो, अगर ना दिखे तो बता दीजिएगा, ठीक है। ये इधर भी इतना ही होगा, इधर भी इतना ही होगा। क्लियर हो रहा है, ठीक है बॉस। अब यहाँ पर ट्रांसवर्स रे कहाँ आएगी भैया, बताओ। यहाँ पर हमने एक परपेंडिकुलर बना लिया जो कि पैरेलल है। अब उसमें बाद में कंपोनेंट रिजॉल्व करूंगा, तो जो एंगल यहाँ बन रहा है वही एंगल यहाँ बन रहा है, और वही एंगल यहाँ बनेगा। देखते ना ध्यान से, अगर 11th क्लास पढ़ी होगी अच्छे से, तो कभी भी अगर दो वेक्टर है बेटा, ठीक, उनके बीच का अगर कोई भी, मान लो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इनके बीच में एक वेक्टर मैंने बना दिया, ये बना दिया मैंने OA वेक्टर। अगर वो एंगल थीटा बना रहा, तो क्या सिखाया होगा 11th क्लास के टीचर ने, सिखाया होगा कि अगर एंगल को बंद करो, अगर ऐसे है एंगल को बंद करो, तो जो एक कंपोनेंट आता है वो कंपोनेंट क्या होता है भाई, बताओ। ये हो जाएगा OA cos थीटा। और अगर इसी का आपको y एक्सिस पे प्रोजेक्शन देखना है, तो क्या हो जाएगा, OA sin थीटा। कोई दिक्कत, यहां तो चीज समझ में आ रही है, ठीक है बॉस। तो यही चीज मैं करने वाला हूं। तो t का अगर मैं देखो, t से फोर्स, फोर्स क्या होता है, वेक्टर, वेक्टर का कंपोनेंट रिजॉल्व कर सकते हैं, तो ये कंपोनेंट आ जाएगा t sin और t cos। तो t cos थीटा ये हो गया, और t sin थीटा सेम। यहां पर एंगल को मैंने क्लोज किया, तो t cos थीटा मिल गया, और एंगल को ओपन किया तो क्या मिल गया, t sin। बेटा आपको समझ में आ रहा है, देख रहे हो। ये बच्चा जो है गलत बैच में जाके कब से ट्राई कर रहा है ज्वाइन करने का, अभी उसने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा, कह रहा है ज्वाइन नहीं हो रहा है, वो ज्वाइन ही गलत बैच में कर रहा है यार, बच्चे हैं सब। ओके बॉस, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया था, वो बच्चे की हेल्प कर रहा था मैं। तो अब कुछ नहीं करना है, अब तो भाई एकदम आसान वाला काम करना है। क्या करना है सर, अब इनका आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ा था, तो बस वही यूज करना है। क्या सिखाया था मैंने हर्षित, कि भैया जो एक दूसरे के अपोजिट है वो क्या हो जाएंगे भाई, इक्वेट हो जाएंगे। या तो उनको आप इस तरीके से करेंगे कि वो सब्ट्रैक्ट होंगे और जीरो हो जाएंगे, ठीक है। कुछ नहीं आता तो इतना तो आता ही है। एफ ई तो हम निकाल ही सकते हैं, कुछ नहीं आता है तो इतना आता है, अभी जस्ट पढ़ा है, q इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर है, क्लियर हो रहा है कि ऑल क्लियर हो गया, हाँ क्लियर हो रहा है ना, ऑल क्लियर मत कर देना यार, बड़ी मेहनत से पढ़ा रही है, हाँ। तो इसका मतलब है कि सर अगर ये दोनों पेंडुलम जो हैं जिनके ऊपर चार्ज स्मॉल कैपिटल क्यू है, अगर ये अपनी जगह पर रुके हुए हैं और ये आगे पीछे नहीं जा रहे हैं, इट मींस दैट जो नेट फोर्स होगा वो जीरो होगा। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ दो ही इक्वेशन बनेंगे सर, एक तो Fe इज इक्वल टू टी साइन थीटा बनेगा, इक्वेशन नंबर 1, एंड दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा सर, इधर टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg और mg is equal to t cos थीटा, इट डजंट मैटर, दोनों आपका ऑटोमेटिकली बैलेंस हो रहा है। तो ये हो गया तेरा mg is equal to t cos थीटा। देखो मैंने बाद में इसको चेंज क्यों किया, जब मैंने सही लिखा था तो, क्योंकि मैं अगर भी इसको डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, यहाँ tan थीटा बन जाएगा और ये इक्वेशन उल्टा करना पड़ता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए किया। तो Fe की वैल्यू तो पता ही है,
एफ ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब देखिए ध्यान से इक्वेशन नंबर 1 को मैं कहाँ लिखूं बेटा आपके लिए। चलो मैं एक स्लाइड ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में? फिजिक्स आसान है, फिजिक्स बहुत आसान है, तुम लोग बहुत तेज हो, ठीक है। चलो मैंने आपके लिए स्लाइड्स ऐड कर ली, नाउ वी कैन कंटिन्यू, ठीक है। इसकी जरूरत नहीं है, अभी मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ सर के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी साइन थीटा, एंड यहाँ आ जाएगा एम जी इज इक्वल टू टी कॉस थीटा। ठीक, अब इनको मैं डिवाइड कर दूं, ठीक है, डिवाइड कर सकता हूँ ना। तो क्या हो जाएगा, टी टी कट जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा। यहाँ क्या आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एम जी इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है, ठीक है। अगर थीटा बहुत छोटा है, ध्यान देना बेटा, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, if theta is very small, अगर थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या होता है बेटा, थीटा, ठीक। तो tan थीटा क्या होगा, इट विल आल्सो बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। कैसे मैंने बोल दिया, रेक्टिफिकेशन कई सालों से करते आए हो, आज मैं इसका असली रीजन बता देता हूं। देखो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है बेटा। थीटा अगर 0 है तो cos क्या होता है, cos 0 1 होता है। मैंने कहा 0 नहीं है, 0.2 है, 0 नहीं है 0.2 है, तो 0.2 पे भी तो 1 के आसपास ही वैल्यू होगी, ठीक है। तो मतलब cos थीटा लिखो ना लिखो कोई मतलब नहीं है। तो यहां से बड़े भाई एक चीज क्लियर हो गई, tan थीटा विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, tan थीटा विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन थीटा। अब साइन थीटा के बराबर समझ में आ गया, तो साइन भी आपका क्या होगा, थीटा, थीटा के बराबर अगर होगा तो इसका मतलब है tan थीटा भी किसके बराबर होगा, ठीक है। इसका मतलब यहां मैं लिख सकता हूं थीटा इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एम जी। समझ में आया। तो x की वैल्यू भी हम यहां पर लिख सकते हैं। अच्छा मैं एक बात बोलूं, अगर तो साइन थीटा की वैल्यू मैं पाइथागोरस की मदद से निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता हूं, बताओ। चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं, ठीक है। कुछ नहीं आता है, कुछ तो ट्राई करेंगे। क्या सीखा था पाइथागोरस में, राइट एंगल ट्रायंगल है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन गया, ठीक है। ये लेंथ कितनी थी, ये लेंथ L है, देखो ध्यान से मिलाओ, ये L है, ठीक है। ये आपको नहीं पता ये कितनी हो जाएगी, ये x by 2 कैसे कह रहा हूं, क्योंकि ये बेटा इक्वल, यहाँ पे x डिस्टेंस में है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करेगा, इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, ठीक है। इसका मतलब हो गया ये x by 2, तो थीटा के सामने की साइड क्या होती है, दिस इज नथिंग बट परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ये क्या हो गया तेरा, हाइपोटेनस। सबसे लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट साइड जो होती है उसको हाइपोटेनस कहते हैं। तो sin थीटा विल बी इक्वल टू x अपॉन 2l, कैसे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, x by 2 अपॉन l करोगे तो x by 2l हो जाएगा। बस मैं यही यूज करने वाला हूं, तो इसको मैं लिख दूंगा x अपॉन 2l इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर mg। एक x कट जाएगा, x क्यूब हो जाएगा, माफ करना गलती हो गई मुझसे, ठीक है, बहुत रेयर है गलतियां, कोई बात नहीं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम x क्यूब इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर इनटू 2l अपॉन mg। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यूब रूट, क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, या तो ऐसे क्यूब रूट लगा लो, क्या आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर इंटू 12 अपॉन
ठीक है, ये हो गया तुम्हारा फाइनल फॉर्मूला। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा फाइनल फॉर्मूला x इज इक्वल टू, मैं इसको रेड कलर से कर देता हूं, ये हो गया तुम्हारा, दिस इज योर कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। अगर इक्विलिब्रियम होगा तो x की वैल्यू कितनी होगी, इसके बराबर होगी। कोई दिक्कत? अच्छा, एक सवाल यहां से बनता है, एक बहुत अच्छा मेरा पॉइंट है मेरी पीपीटी में यहाँ पर। ओके, मैं कुछ चीजें मिटाना पड़ेगा बेटा मुझे, तो कितना आपने नोट कर लिया ये बताओ। ये वाला पार्ट रहने दे क्या? चलो मैं कुछ करता हूँ, मैं आपके लिए कुछ करता हूँ ताकि आपको कोई एडजस्टमेंट ना करना पड़े। ये सारा कंटेंट मैं नोट शेयर करूंगा ना, उसमें चला जाएगा। अब आपको कुछ भी दिक्कत नहीं हो, ठीक है। देखो ये नोट्स तुम्हारी ठीक कर दी, ठीक। अब देखो ये सब मैं करा चुका हूँ, लेकिन ये वाला जो बात है इसके ऊपर ध्यान देना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कह रहे हैं, अगर पूरे सेटअप को उठा के हम एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट में लेके चले जाए, मतलब जो धरती के चारों तरफ ये ग्रेविटेशन पड़ा होगा तो आएगा समझ में, ग्रेविटेशन नहीं पड़ा होगा तो दिक्कत होगी। ठीक है बेटा, आपका 11th का पार्ट कैसे है, कैसा है, व्हाट यू फील, कि आपको प्रिपरेशन कैसी लगती है 11th की अपनी, मुझे जरा चैट सेक्शन में बताओ, आई वांट टू नो। ठीक है, 11th आपका कैसा है, जस्ट टेल मी। आपको ग्रेविटेशन अच्छे से आता है? तो मैं एक दो सवाल पूछूंगा, नहीं आता है तो जब मैं ग्रेविटेशन पढ़ाऊंगा तो एक दो सेशन कर लेना, ठीक है। उसके लिए बस मुझे बैच में ऐड करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर, क्योंकि 12th में आपको ये समझना पड़ेगा, 12th में 11th का पार्ट होता है इंपॉर्टेंट, ठीक है। बिना 11th के सारे क्वेश्चन नहीं लग जाएंगे। अगर इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, बोर्ड्स के लिए पढ़ना है, कोई चीज समझना है तो उसको रट जाना, इट्स योर चॉइस, आई एम जस्ट गिविंग यू ऑप्शन। ठीक है, अब देखो भाई होगा क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर याद होगा, जब मैंने पढ़ाया है, अगर मुझसे पढ़े हो तो आपको आता है। ठीक है, मैंने क्या सिखाया था, आर्टिफिशियल सैटेलाइट में क्या होगा, क्या आप वेटलेसनेस कंडीशन में आ जाओगे तो mg तो गया, mg तो गया। अगर mg चला गया तो mg चला गया तो होगा क्या, जो ये आपका पेंडुलम था बड़े भाई, है ना, mg गया, जीरो हो गया। इनके बीच में एक ही फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स, है ना, रिपल्सिव फोर्स है। रिपल्सिव फोर्स है तो होगा क्या, ये एक दूसरे को मैक्सिमम सेपरेशन देना चाहेंगे, है ना, क्योंकि इसके पहले अगर ये एक दूसरे से सिर्फ थीटा थीटा एंगल, मतलब अगर टोटल एंगल देखें, अगर 2 थीटा के सेपरेशन पे थे, उसका रीजन क्या था, एक नीचे की तरफ एक बल लग रहा था, वो कौन सा था, mg। अगर ये बल हटा दें तो अब सिर्फ यही दो बल होंगे एक दूसरे के अपोजिट, तो होगा क्या, तब ये दोनों स्फेरिकल पेंडुलम ये एक दूसरे से कहां चले जाएंगे, मैक्सिमम दूरी पर चले जाएंगे, और फिर कुछ समय बाद इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। सो सिंपल एज दैट। ठीक है, अगर नहीं आता तो समझ में आ जाएगा। अब इसके ऊपर अगर फोर्स लगाओगे बेटा, ये Fe हो गया आपका, ये भी आपका, इज इट क्लियर, हाँ ये क्लियर हो रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, ठीक है, जो आपको नहीं पता होता है। आप पूरी स्ट्रिंग स्ट्रेट हो गई, इसके बीच में एक टेंशन होगा इधर, एक टेंशन होगा इधर, दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, है ना। किसी भी एक सिंगल स्ट्रिंग में टेंशन क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है, ठीक है, बहुत सिंपल था। तो अब यहां से आप इसको निकाल सकते हो, तो एक्चुअल में F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T के बराबर, है ना, T के बराबर होगा कि नहीं होगा। और इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, L प्लस L, यहां से यहां तक की दूरी कितनी थी L, और यहां से यहां तक की दूरी भी L, क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू KQ स्क्वायर अपॉन 2L का होल स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू KQ स्क्वायर अपॉन, दिस इज योर, ठीक है, कंडीशन फॉर न्यूमेरिकल्स। समझ में आया, चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है।
ठीक है, ये करेक्शन है, ये होता है F इज इक्वल टू Gm1 m2 अपॉन r², ये लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा हुआ कूलम्ब्स लॉ इज बेस्ड ऑन फिजिकल ऑब्जर्वेशन एंड इज नॉट लॉजिकली डिराइवेबल फ्रॉम एनी अदर कंसेप्ट, एक्सपेरिमेंट रिवील इट्स यूनिवर्सल नेचर टिल टुडे। आज तक किसी ने किसी और तरीके से इसको वेरीफाई नहीं किया, मैथमेटिकल तरीके से आज तक ये वेरीफाई नहीं हो पाया है, लेकिन इसको फिर भी क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में पाया गया कि ये सही है, ठीक है। इसकी जो कंडीशन है वो परफेक्टली मैच कर रही है एक्सपेरिमेंट के डेटा से। द लॉ इज एनालॉगस टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन विद the difference that electric force between charged particle is much stronger than gravitational force। एनालॉगस कहने का मतलब है कि एक जैसा है, मतलब इक्विवेलेंस कह सकते हैं, बट हम ये नहीं कहेंगे इक्विवेलेंस मतलब एक जैसा होता है, इक्वल टू नहीं होता है। एक चीज जान लो, फिजिक्स में इक्विवेलेंस वर्ड का यूज कई बार मैं करूंगा, तो आपको उससे ये डरना नहीं है कि ये कुछ बहुत कठिन बात कह रहा हूँ। उसका मतलब सिंपल होता है कि आपका यहाँ जो कंडीशन दी हुई है वो क्या है, आपकी सिमिलर है, सिमिलर टू है, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट बेटा। चलिए देखिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक चीज क्लियर हो गई कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में, ठीक है। आगे देखिए Fg इज निग्लेक्टेड व्हेन बोथ Fe एंड Fg आर प्रेजेंट। तो कभी अगर ऐसा सिचुएशन आता है जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी हो और इलेक्ट्रिक फोर्स भी हो, तो वहां पर हमेशा हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स को निग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव व्हाइल ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो क्या होता है, अट्रैक्टिव नेचर का ही होता है। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्टिव मतलब कि वो क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच भी सकता है और रिपेल भी कर सकता है, दोनों चीजें कर सकता है। आगे देखिए क्या बताया मैंने, इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड करता है नेचर या फिर मीडियम पर जो चार्ज के बीच में है, और ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी तरीके के मीडियम पर निर्भर नहीं करता, हर जगह बराबर ही लगता है, ठीक है। मतलब अगर पानी के अंदर चले जाओगे तब भी ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही लगेगा, अगर पानी के बाहर आ जाओगे तब भी ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही लगेगा। लेकिन अगर किसी भी चार्ज को पानी के अंदर डाल दोगे तो उसके बीच का जो फोर्स है वो बदल जाएगा, ठीक है। और हवा के बीच में रख दोगे दो चार्ज को तो उनके बीच का जो फोर्स है वो भी बदल जाएगा। तो इसका मतलब है कि वो किस मीडियम में है उस पर निर्भर करता है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर निर्भर नहीं करता है। The force is conservative, that is work done in moving a point charge round a closed path under action of Coulomb's force is 0। कह रहे हैं कि जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो एक तरीके कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कंजर्वेटिव माने कि अगर कोई भी आपका फोर्स लग रहा है, ठीक है, ध्यान रखना, अगर कोई भी फोर्स आपका लग रहा है उसमें अगर किसी भी क्लोज पाथ मतलब किसी पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हो वापस से उसी पॉइंट पर आ गए, है ना, जब भी ऐसा कभी होता है तो याद रखना कि वहां पर आपका जो वर्क है, जो कार्य है वो शून्य होगा, यही यहाँ पर कह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द लॉ एक्सप्रेसेस द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट। ये जो लॉ हमने पढ़ा इसमें जो दो चार्जेस हैं दोनों क्या हैं, आपके रेस्ट पोजीशन पर हैं, ठीक है, विराम अवस्था में हैं। इन अप्लाइंग इट टू द केस ऑफ एक्सटेंडेड बॉडीज ऑफ फाइनाइट साइज, केयर should be taken in assuming the whole charge of a body to be concentrated at its center, as this is true only for spherically charged bodies that true for external points। तो क्या कह रहे हैं कि जब भी हम कोई भी अगर बड़े साइज का हम यहाँ पर चार्ज जो आप ले रहे हो, ठीक है, अगर बॉडी का साइज बड़ा है, जैसे मान लो एक कमरे साइज का कोई आपका बॉडी है, तो आप ये मानेंगे कि जो उसका टोटल चार्ज है उस बॉडी पे वो उसके सेंटर पे है। इसीलिए हम लोग ने अभी जो स्क्वायर वाला क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया ना और ट्रायंगल वाला,
उसमें मैंने सेंटर पे चार्ज क्यों दिखाया, ये समझाने के लिए कि चार्ज को हमेशा कहाँ मान के चलते हैं, सेंटर। ठीक है, देखो लास्ट में देखिए, इलेक्ट्रिक फोर्स अगर दो चार्जेस की बात करें वो डिपेंड नहीं करता है नेबरिंग चार्ज, मतलब अगर दो से ज्यादा चार्जेस प्रेजेंट हैं, ठीक है, दो से ज्यादा चार्जेस प्रेजेंट है सराउंडिंग में, तो ऐसा नहीं होगा कि जो पहले दो चार्जेस उनके बीच का फोर्स डिस्टर्ब हो जाएगा, उनके जितना फोर्स लगना है वो क्या होगा, कूलम्ब फोर्स के बराबर होगा। बस मैंने जो सिखाया था वो याद रखना, अगर ये Q1 है, अगर ये Q2 है और ये Q3 है, तो क्या हो जाएगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई हो जाएगा। Q1 Q2 के बीच में अगर दूरी x है और Q1 Q3 के बीच में अगर दूरी y है, तो जो बल लगना है वो उतना ही लगेगा, उससे फर्क Q3 रहे या ना रहे, Q1 Q2 का बल बराबर बना रहेगा, यही वो कह रहा है। ठीक है, तो कितना होगा, पहले वाले के बीच में जो बल होगा वो होगा k Q1 Q2 अपॉन x स्क्वायर, और दूसरे वाले पेयर के बीच में जो बल होगा वो हो जाएगा k Q1 Q3 अपॉन y स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखिए, द नेट कूलम्ब फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इन फ्री स्पेस एंड इन एन इनफाइनाइटली एक्सटेंडिंग मीडियम आर, पहला क्या हो जाएगा, ठीक, दूसरा क्या हो जाएगा, मीडियम के अंदर जाने के बाद ध्यान देना k की वैल्यू बस पुट कर दी, और मैंने ये स्टार्टिंग में पहले ही क्लास में सिखा दिया था, क्या सिखाया था बताओ भैया, k की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कब, जब मीडियम क्या है, एयर है, और असली फॉर्मूला क्या सिखाया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन एक्चुअल में परमिटिविटी होता है, जिसकी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर के बराबर होता है। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्यों है, क्योंकि एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो हमने जब ये एप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ पुट करी एप्सिलॉन नॉट इनटू 1, तो हमें क्या दिखने लगा, हमें ये ऐसा फॉर्मूला दिखने लगा। तो किसी भी अगर मीडियम के अंदर चले गए तो वहां पर बस फॉर्मूले में क्या चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे देखिए, अगर हम इसका वैल्यू और इसके वैल्यू को डिवाइड ही कर दें, अगर हम f को डिवाइड कर दें f डैश से, तो सब कुछ तो देखो सेम है, करके देखें क्या, इनके बीच की दूरी तो बराबर है, इसको भाग दे दिया मैंने, देखो ध्यान से, जो ये वाला पूरा है ये तो सेम है, कट गया, जो 4 पाई है 4 पाई से कट गया, अब ये एप्सिलॉन कहां जाएगा, ऊपर, और ये 1 कहां चला जाएगा, नीचे, तो बचेगा क्या, एप्सिलॉन अपॉन, यही तो बचा, और इस रेशियो को क्या बोल दिया गया, कैपिटल के। देखो ये स्मॉल के है, ये कैपिटल के है, अंदर होता है बेटा, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, अब ये मीडियम की वजह से ही सिर्फ आ रहा है, तो अगर कभी भी दो अलग अलग माध्यम, मतलब दो अलग अलग मीडियम के बल को अगर कंपेयर करना होता है, तो उसको हम इस फॉर्मूले से कंपेयर करते हैं कि पहले बल कितना था, बाद में कितना बल था, उनके रेशियो की वैल्यू के बराबर होगी, यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, समझ में आया। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, रेशियो ऑफ द फोर्स ऑन 2 पॉइंट चार्ज इन फ्री स्पेस टू द इन द मीडियम एक्सटेंडिंग इनफाइनाइटली। समझ में आ गया, मतलब पहले जब आपके मीडियम दोनों चार्ज के बीच में क्या है, एक एयर मीडियम है, और दूसरे केस में जब उनके बीच में क्या है, कोई भी लिक्विड या फिर कोई भी मीडियम वहां पर हो सकता है। आगे देखिए, although the net electric force on both particle change in the presence of dielectric, but force due to one charged particle on another charged particle does not depend on the medium between them। समझ में आया, कह रहे हैं जो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स है दोनों पार्टिकल के बीच में वो चेंज होगा प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक में, लेकिन फोर्स ड्यू टू वन चार्ज पार्टिकल और अनदर चार्ज पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करता किसी भी मीडियम के ऊपर। मतलब पहले भी दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहे थे, बाद में भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। ठीक है, इज इट क्लियर, ये होगा। अब हमें क्या करना है, कोशिश करते हैं। देखो, तो ये आपका अभी तक आपने क्या क्या पढ़ लिया, आपने चार्ज पढ़ लिया, चार्जिंग पढ़ लिया, चार्जिंग कैसे करते हैं, और कूलम्ब्स लॉ को क्लियरली खत्म कर लिया। अभी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, जो अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। अभी मैं एक क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, चलो
तो ये क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा हुआ है इसमें। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन 2 point charges is capital F when these are at a distance of 1 meter apart। मतलब यहाँ पर 2 पॉइंट चार्ज बना लेते हैं, एक हो गया तुम्हारा Q1, एक हो गया तुम्हारा Q2। इनके बीच की दूरी कितनी है? 1 मीटर। ठीक है, आगे देखिए, नाउ दे आर रिप्लेस्ड बाय अ कंडक्टिंग स्फीयर। अब इनको एक कंडक्टिंग स्फीयर से हम रिप्लेस कर देंगे। ठीक है भाई, 2 स्फीयर ले लिए। ठीक है, स्फीयर नंबर 1, स्फीयर नंबर 2। ठीक है, आगे देखिए, ऑफ रेडियाई 25 सेंटीमीटर, इसकी रेडियाई हो गई 25 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। ठीक, कह रहे हैं सेम चार्ज एज दैट ऑफ पॉइंट चार्ज। इस पे टोटल चार्ज अभी भी कितना है? Q1 है। इस पे टोटल चार्ज कितना है भाई? Q2। ठीक है, आगे देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 1 मीटर। अगर ये सेंटर हो गया C1 और ये हो गया तेरा सेंटर, तो इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी बेटा? 1 मीटर। हमें क्या मानना था? हमने क्या सीखा था अभी कि जो टोटल चार्ज होता है उसको सेंटर पे ही अज्यूम करना होता है। तो देखा जाए इस फिगर और इस फिगर से कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, आगे कह रहे हैं कंपेयर द फोर्स ऑफ रिपल्शन इन द 2 केसेस। तो कह रहे हैं दोनों केस में आपको क्या करना है? फोर्स ऑफ रिपल्शन चेक करना है। तो क्या होगा बताओ, सोचो। बहुत सिंपल था बेटा। अभी यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज था, तो एक ही पॉइंट पर सारे चार्ज है। मान लो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अब क्या होगा, जो सारे चार्ज है ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स क्या होगा? वो शिफ्ट होने लगेगा एक तरफ। मैं कह रहा हूँ ये सारे छोटे छोटे चार्ज मिलके टोटल चार्ज कितना है? Q1 और टोटल चार्ज Q2 के बराबर हैं। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। ये अगर आपका क्लियर हो गया है, लेकिन होगा क्या जब सारे चार्ज एक तरफ शिफ्ट हो जाएंगे बेटा? इससे क्या होगा, जो सेंटर है वो भी शिफ्ट हो जाएगा। ये 11th क्लास में पढ़ा होगा सिस्टम ऑफ पार्टिकल में, जो कैविटी वाला केस होता था ना, कि एक स्फीयर से अगर कुछ हिस्सा काट लिया तो क्या होता? सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होता था। वैसे ही आपका यहाँ पर क्या होगा, जो इनके बीच की दूरी है वो बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि सेंटर जो है आपका वो शिफ्ट हो जाएगा। ये ध्यान रखना, सेंटर क्या होगा? शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चार्ज का मास होता है, मैंने आपको सब सिखाया था, है ना। इलेक्ट्रॉन का मास होता है, प्रोटॉन का भी मास होता है। तो जब सारे के सारे प्रोटॉन एक तरफ इकट्ठा हो जाएंगे तो उस तरफ आपका मास शिफ्ट हो जाएगा। तो जो आपका मास कंसंट्रेशन है, अब ये हो गया तेरा C1 डैश सेंटर 1, और ये हो गया तेरा C2 डैश। अब मैं इसको मिटा दूंगा, पुराने वाले को मिटा दूंगा। ठीक, अब जब नया सेंटर हो जाएगा तो टोटल डिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन 1 मीटर, है ना। तो जो आपकी न्यू डिस्टेंस है D डैश, तो D डैश विल बी ग्रेटर देन B मान लेते हैं 1 मीटर। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है भाई? F डैश विल बी इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन D डैश स्क्वायर। डिनोमिनेटर इंक्रीज करता है तो न्यूमरेटर पूरा ओवरऑल वैल्यू क्या होती है? क्योंकि ये इंक्रीज कर गया तो ये, तो फोर्स क्या होगा? F डैश विल बी लेस देन F। बहुत सिंपल था क्वेश्चन। ठीक है, F कितना था? F को लिख देता हूं, K Q1 Q2 अपॉन D। D की वैल्यू 1 है, आपको पता है। ठीक है, तो D का स्क्वायर। तो अब ये D की वैल्यू आपकी कम है तो फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी। इसका मतलब F डैश विल बी लेस देन F। ठीक है, तो यहां क्या लिखूंगा? सो द रिपल्शन फोर्स विल, ठीक है, समझ में आ गया? तो आज के लिए इतना ही। हम लोग अगली क्लास में 1-2 क्वेश्चन और कराएंगे। इसके ऊपर हैं कुछ क्वेश्चन मैंने रखे हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है जो पढ़ा रहे हैं? स्लो पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाए। चलिए, अब मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए।